Okay. A very good afternoon and warm wishes to all of you. Respected guest speaker, Mr. Ramprakash Sharma sir, Director IMT Group of Science and Technology, Dr. Poonam Pandey ma'am, Dean Dr. C.S. Yadav, my fellow faculties and all the attendees present here virtually. I, Mukta Tiwari, Assistant Professor, welcome all of you on today's guest lecture session on the topic Indian Education System. Uh, we feel honored and privileged to have Mr. Ramprakash Sharma sir as a resource person for today's session. Welcome, sir. So before we start, I would like to introduce our guest speaker to all of you. Mr. Ramprakash Sharma sir is currently working as assistant professor in New Era College of Science and Technology, Ghaziabad. He has a vast experience of around 15 years. He has done his B.Ed from MIT Institute of Behavioral and Allied Sciences, Noida. He has done M.Ed from CCS University, Meerut. His UGC qualified in education, and currently he is doing PhD in education from University. He has done 1 week military training course in Uttar Pradesh. He has also participated in District Kabaddi Championship organized by District Kabaddi Association, Gautam Budh Nagar, affiliated to UP Kabaddi Association. He has also participated in the late Bhagwal Singh Memorial District Men's Kabaddi Championship organized by District Kabaddi Association affiliated to UP Kabaddi Association. So I will not take too much time and I invite our resource person to start this session. Sir, over to you, sir. Sir. गुड आफ्टरनून मैम। सबसे पहले पूरे IIMT परिवार को बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने हमें इनवाइट किया गेस्ट लेक्चर के लिए। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम जो बात करने वाले हैं वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के ऊपर हमारा विचार विमर्श होगा कि वैदिक पीरियड में हमारी सिस्टम किस प्रकार से रहा, एजुकेशन के वो क्या रहे हैं। सबसे पहले जो एम था वो स्वास्थ्य संरक्षण। स्वास्थ्य संरक्षण का मतलब है कि जब तक हमारे माइंड में, जो हमारा माइंड है, जब तक हम फिजिकली फिट नहीं होंगे, मेंटली फिट नहीं होंगे, तब तक हमारा माइंड भी एजुकेशन के ऊपर, टॉपिक के ऊपर कोई फोकस नहीं करेगा। तो सबसे पहले जो उस समय का एम था वैदिक पीरियड का, वो ये था कि हमारा जो स्वास्थ्य जितना अच्छा रहेगा उतना ही अच्छा हमारा अचीवमेंट रहेगा, उतना ही अच्छी एजुकेशन हम ले पाएंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं तो सामाजिक जो कर्तव्य हैं हमारे, उनका सामाजिक कर्तव्यों को जानने के लिए हमें सोसाइटी की संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो हमारी सोसाइटी रहती है, जिस समय जो सोसाइटी एजुकेशन जैसी भी नीड चाहती है, उस एजुकेशन की नीड को, आवश्यकता को पूरा करने का कार्य है विद्यालय का आज के समय में। लेकिन वैदिक पीरियड की अगर विद्यालयों की हम बात करते हैं तो उस समय जो पूरी की पूरी एजुकेशन है वो गुरुकुल में पूरी की जाती थी। अब एजुकेशन को हम डिवाइड करें, सबसे पहले बात करेंगे हम फाइनेंस की। वैदिक पीरियड में जो फाइनेंस था, गुरुकुल में पूरी की पूरी एजुकेशन कंप्लीट होती थी और गुरुकुल का सोर्स ऑफ इनकम कोई फिक्स नहीं था। सोर्स ऑफ इनकम की बात करें तो 2-3 सोर्स थे गुरुकुल को संचालित करने के लिए, गुरुकुल का खर्च निकालने के लिए, गुरुकुल में जो भी
खर्च होता था, चाहे चिकित्सा के ऊपर या भोजन के ऊपर या जो भी सारी चीजें नीड थी, सिर्फ आपका दान, दक्षिणा और भिक्षा। वैदिक पीरियड में दान की अगर बात करते हैं तो समाज के जो समृद्ध लोग रहते थे, धनी व्यक्ति, वो समय समय पर गुरुकुल के खर्च को पूरा करने के लिए दान देते रहते थे। उसके बाद में बात आती है राज्य का क्या रोल था फंड प्रोवाइड करने में। तो स्टेट के द्वारा कोई ऐसा निश्चित सोर्स नहीं था कि जिसके द्वारा गुरुकुल का संचालन किया जा सके। टाइम टू टाइम राजा की जो उस समय के रूलर रहते थे उनकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता था कि कितनी फाइनेंस या कितना फंड गुरुकुल को देना है, लेकिन कोई निश्चित फिक्स ड्यूरेशन नहीं था उसका कि हमें इतने समय में इतना फंड देना है। जैसे आज के समय में जो फंड है गवर्नमेंट की, दो सेक्टर हैं आज के समय में भी जो एजुकेशन की आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर जो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं, उनको फंड जो प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट करती है, और जो प्राइवेट सेक्टर के विद्यालय हैं उनमें फंड की जो व्यवस्था करती है जो प्राइवेट या ट्यूशन फीस मान लीजिए, या प्राइवेट जो संस्थाएं हैं एनजीओ हैं वो प्रोवाइड करते हैं। लेकिन उस समय की अगर बात करते हैं, वैदिक पीरियड की बात करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ फंड जो प्रोवाइड किया जाता था गुरुकुल को, वो राजाओं की इच्छा के द्वारा या स्टूडेंट के द्वारा समय समय पर भिक्षा के लिए जाना होता था, उससे कुछ सोर्स आ जाता था और उस सोर्स के द्वारा ही गुरुकुल का संचालन होता था। अब बात करते हैं एजुकेशन के स्ट्रक्चर की। एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर था वो दो पार्ट में डिवाइड थी उस समय की एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन प्राथमिक शिक्षा और हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा। प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो प्राइमरी एजुकेशन जो स्टार्ट होता था वैदिक पीरियड में, वो लगभग जब बालक की एज 5 ईयर या 5 वर्ष हो जाती थी उस समय बालक का एजुकेशन स्टार्ट होता था। एजुकेशन स्टार्ट के समय में उस समय क्योंकि कर्म कांड प्रधान एजुकेशन पॉलिसी ज्यादा थी, तो एजुकेशन सिस्टम ज्यादा था, पॉलिसी नहीं, एजुकेशन सिस्टम। तो कर्म कांड अधिक होने के कारण, तो जब भी बालक पैदा होता था और बालक का पूरा जीवन चलने के साथ साथ कुछ ना कुछ संस्कार, कुछ ना कुछ ऐसे रीति रिवाज संचालित होते रहते थे। उसी के क्रम में था विद्या आरंभ संस्कार। विद्या आरंभ संस्कार की अगर बात करते हैं तो उसमें भी कुल पुरोहित के द्वारा जिस समय बालक की एज 5 वर्ष पूरी हो जाती थी और किसी भी शुभ दिन अच्छे दिवस में कुल पुरोहित को बुला करके विद्या आरंभ संस्कार ऑर्गेनाइज कराया जाता था। विद्या आरंभ जो सेरेमनी ऑर्गेनाइज की जाती थी उसमें बालक को नहला करके नए वस्त्र पहना करके और जो हमारी वर्णमाला है उसके कुछ अक्षरों का उच्चारण कराया जाता था। अगर बालक अक्षरों का उच्चारण कर ले तो ठीक, अदरवाइज जो वर्ड का प्रोनाउंसिएशन नहीं भी कर पाता था तो चावलों के दानों में अक्षर जो है बालक की उंगली पकड़ के बनवा दिए जाते थे और बालक की एजुकेशन स्टार्ट होती थी। जो प्राइमरी एजुकेशन थी वैदिक पीरियड में वो परिवार में ही संचालित होती थी, परिवार में रह करके ही बालक एजुकेशन लेता था। प्राइमरी एजुकेशन में जो हमारे अल्फाबेट या वर्णमाला कहें, वर्णमाला सीखता था, सिंपल काउंटिंग जो रहती है उन्हें सीखता था, गिनतियां सीखता था, जो जोड़ घटाव गुणा भाग इस तरह के जो सिंपल कैलकुलेशन थी उन्हें सीखने के बाद में बालक हायर एजुकेशन के लिए जाता था। अब बात करते हैं उच्च शिक्षा की, हायर एजुकेशन।
की। हायर एजुकेशन गेन करने के लिए बालक गुरुकुल में प्रवेश लेता था। गुरुकुल में प्रवेश से पहले बालक का उपनयन संस्कार या उपनयन सेरेमनी ऑर्गेनाइज की जाती थी, और उपनयन सेरेमनी ऑर्गेनाइज करने के लिए बालक की जो एज थी वो अलग अलग थी। वर्ण के अकॉर्डिंग बालक की एज थी। ब्राह्मण वर्ण के जो बच्चे थे उनकी एज 8 साल थी। क्षत्रिय जो वर्ण के जो स्टूडेंट होते थे उनकी 10 साल एज होती थी। और वैश्य वर्ग के लोगों की जो एज थी वो 12 ईयर थी। कहने का मतलब ये है कि ब्राह्मण वर्ण के जो स्टूडेंट थे उनकी एज कम होती थी। उसका रीजन ये था कि घर में जो एनवायरनमेंट रहता था वो एजुकेशन का ज्यादा रहता था, तो बालक आसानी से कुछ चीजों को जल्दी सीख लेता था। जो चीज हमारे एनवायरनमेंट में रहती है उन चीजों का प्रभाव बालक के ऊपर निश्चित रूप से पड़ता है। तो घर में एजुकेशन का एनवायरनमेंट होने के कारण बालक जो ब्राह्मण वर्ण था उसकी एज सबसे कम डिसाइड थी, तो बालक आसानी से उसमें जाकर के एडजस्ट हो जाते थे गुरुकुल में। गुरुकुल के कुछ जब गुरुकुल में एडमिशन हो जाता था, एडमिशन के बाद में गुरुकुल के कुछ नियम रहते थे। उन रूल एंड रेगुलेशंस को बालक को फॉलो करना होता था और अपनी एजुकेशन पूरी करनी होती थी। हायर एजुकेशन की अगर बात करते हैं तो उसमें आपका वेद वेदांग उपनिषद, राज नियम, मिलिट्री एजुकेशन, आपका एग्रीकल्चर एजुकेशन, पशुपालन की शिक्षा, ये सारी एजुकेशन उस समय गेन करते थे बालक गुरुकुल में। और अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद में गुरुकुल की एक उपनयन समावर्तन समारोह का ऑर्गेनाइजेशन किया जाता था। समावर्तन समारोह की अगर बात करते हैं, जो प्रेजेंट टाइम में आप लोग सभी जानते हैं कन्वोकेशन होता है यूनिवर्सिटीज में, दीक्षांत समारोह कहते हैं जिसे। दीक्षांत समारोह या समावर्तन सेरेमनी इक्वल है वैदिक पीरियड की। जो आज के समय में दीक्षांत समारोह है और वैदिक पीरियड में समावर्तन समारोह था। समावर्तन समारोह में बालक अपनी एजुकेशन पूरी करता था और एजुकेशन पूरी करने के बाद में एक टेस्ट होता था। आज के समय में एजुकेशन में डिग्री प्राप्त करने के लिए एग्जामिनेशन सिस्टम से गुजरना होता है, लेकिन वैदिक पीरियड में कोई लिखित एग्जाम नहीं होता था। वैदिक पीरियड में जो एग्जाम होता था कि बालक की जो नॉलेज थी उसको टेस्ट किया जाता था क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। एक्सपर्ट लोग बैठते थे, स्टूडेंट से प्रश्न पूछे और बच्चे उन आंसर क्वेश्चंस के आंसर देते थे। और आंसर देने के बाद में अगर टीचर सेटिस्फाई होते थे तो बालक को पास आउट कर दिया जाता था या फिर दोबारा स्टडी के लिए समय दिया जाता था। जो नॉर्मल अब बात करते हैं पाठ्यक्रम की, बालक कितने समय तक गुरुकुल में एजुकेशन लेता था, तो उस समय नॉर्मली एक जनरल पाठ्यक्रम था। 12 साल अध्ययन करने के बाद में बालक की एज लगभग 20 या 25 साल जब होती थी, उस समय बालक समावर्तन समारोह में जाता था या अपनी एजुकेशन जो पूरी करता था जनरल पाठ्यक्रम की, उसे लगभग 12 वर्ष का समय लगता था। और 12 वर्ष की एजुकेशन गेन करने के बाद में बालक को एक स्नातक की डिग्री प्रोवाइड की जाती थी कि ये जो है बैचलर डिग्री है। और कोई डिग्री वैसे नहीं दी जाती थी, एक नॉर्मली ये कह दिया जाता था कि ये बालक स्नातक है। लिखित में कोई सर्टिफिकेट या कोई ऐसा प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता था जैसे आज के समय में बैचलर डिग्री, यूजी पीजी की डिग्री प्रोवाइड की जाती है। जो बालक की नॉलेज नॉलेज रहती थी उसी को ही डिग्री मान लिया जाता था। नॉर्मली स्नातक के बाद में भी आगे एजुकेशन चलती थी। एक वेद के अध्ययन करने के लिए स्नातक
दो वेदों की स्टडी करने के लिए जो टाइम लगता, टाइम ड्यूरेशन, एक वेद की स्टडी करने के लिए जो टाइम था वो लगभग 12 साल का समय लगता था एक वेद की स्टडी करने के लिए। हमारे 4 वेद थे, 4 वेदों की अध्ययन करने के लिए लगभग 48 ईयर्स का समय चाहिए होता था बच्चों को एजुकेशन पूरी करने के लिए। और उसी के अकॉर्डिंग जिसने जितने वेदों की स्टडी की है उसी के अकॉर्डिंग उन्हें डिग्री प्रोवाइड कर दी जाती थी। इसी के क्रम में दूसरी डिग्री थी वसु की, जो 24 साल का पाठ्यक्रम या 2 वेदों का अध्ययन करने वाले को वसु कहा जाता था। और 3 वेदों की अध्ययन करने के लिए 36 वर्ष का समय लगता था, जिसे रुद्र कहा जाता था। और जो स्टूडेंट 4 वेदों की स्टडी करता था उसे आदित्य कहा जाता था। आदित्य की डिग्री करने के लेने के लिए उसे 48 ईयर की स्टडी करनी होती थी, उसके बाद में उसे आदित्य कहा जाता था। इसके बाद में आगे चलते हैं, बात करते हैं आपका 2 पार्ट में हायर एजुकेशन भी डिवाइड थी, परा और अपरा। परा की बात करते हैं तो आध्यात्मिक एजुकेशन थी, और आध्यात्मिक एजुकेशन में बच्चे को वेद, वेदांग, उपनिषद की स्टडी करनी होती थी। और अपरा जो एजुकेशन थी उसमें जो हमारा भौतिक या फिजिकल डेवलपमेंट कहें या अपने सुख सुविधाओं के लिए कहें, वो एजुकेशन आ जाती थी, जिसमें आपका एग्रीकल्चर एजुकेशन है, पशुपालन है, रंगाई, कताई, बुनाई, मिलिट्री एजुकेशन। ये सारी एजुकेशन जो हमारी दैनिक जरूरतों को पूरा करती थी उसे कहते थे अपरा की शिक्षा। शिक्षा के माध्यम की अगर बात करते हैं तो वैदिक पीरियड में जो शिक्षा का माध्यम था वो संस्कृत भाषा था। संस्कृत भाषा में ही शिक्षा प्रोवाइड की जाती थी। अब बात करते हैं डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन की बात करें तो गुरुकुल के कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते थे जो बालक को फॉलो करने होते थे। आज जो डिसिप्लिन है उस समय का डिसिप्लिन से बिल्कुल अलग है। बच्चे नियमित रूप से सुबह उठना, गुरुकुल के कार्यों में हाथ बटाना, गुरु की आज्ञा का पालन करना, जो आपकी ये ड्रेस है बिल्कुल सिंपल कपड़े, ब्रह्मचर्य के वस्त्रों को पहनने का वो था, बिल्कुल सफेद वस्त्र धारण किए जाते थे। और जो सुगंध, ये परफ्यूम आदि, इनका यूज नहीं किया जाता था, पूर्ण रूप से वर्जित था। परफ्यूम यूज नहीं कर सकते थे। और जो डांस है, म्यूजिक संबंधी जो क्लासें आज के समय में जो संचालित हैं, या म्यूजिक से एकदम से दूर रहना होता था। किसी तरह का कोई झूठ नहीं बोलना, सदा सत्य बोलना, अहिंसा का पालन करना, दूसरे की वस्तु को उठाकर नहीं लेकर आना, चोरी नहीं करना, ये सारी चीजें गुरुकुल के नियम थे और इन्हें बच्चों को पालन, अनिवार्य रूप से पालन करना होता था। अब बात करते हैं टीचर और स्टूडेंट रिलेशनशिप की, कि वैदिक पीरियड में टीचर और स्टूडेंट का संबंध कैसा था। जब बालक उपनयन संस्कार के बाद में नियमित रूप से गुरुकुल में रहते थे, पूरी की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी गुरु की रहती थी। बालक के भोजन की व्यवस्था करना, बालक की अगर बीमार होता है तो उसकी चिकित्सा की व्यवस्था करना, और चिकित्सा के बाद में जो भी सारी जरूरतें हैं बालक की, बेसिक नीड, उनको पूरी करने की जो जिम्मेदारी थी वो गुरुकुल की थी या गुरु की थी। जब गुरु इतना स्टूडेंट के लिए समर्पित रहता था तो निश्चित रूप से जो गुरुकुल में स्टूडेंट स्टडी करते थे, स्टूडेंट और टीचर दोनों का जो रिलेशन था वो काफी मधुर हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो गुरु रहते थे वो अपने स्टूडेंट को अपने पुत्रों की तरह, अपने बेटों की तरह प्यार करते थे। तो जो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप की अगर बात करें तो उस समय बहुत ही अच्छा संबंध था।
मधुर संबंध था, जो आज के समय में दिखाई नहीं देता है। अब बात कर लेते हैं, उपनयन संस्कार में गुरुकुल में जब प्रवेश होता था, उस समय से ही बालक को ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। गुरुकुल के जो रूल एंड रेगुलेशन है वो फॉलो करने होते थे। इसके अलावा जो गुरुकुल हैं, उस समय में वैदिक पीरियड में और भी शिक्षण संस्थाएं थी जो टीचिंग प्रोवाइड कराती थी। जैसे टोल हो गया, टोल में भाषा और साहित्य, लैंग्वेज और लिटरेचर, दो की एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी। उसके बाद में आपका आता है घटिका। घटिका में जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी, भाषा, साहित्य, धर्म और दर्शन, इनकी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी। और एक एजुकेशन के लिए था चरण, जिसमें वेद के किसी एक पार्ट की डीपली स्टडी कराई जाती थी। किसी वेद की डीपली स्टडी करने के लिए चरण जो है बड़ा अच्छा ऑप्शन था उस समय। उसके अलावा चतुर्पदी था, जिसमें दर्शन, पुराण एवं राज नियम, जो किस तरह से हमें राज नियमों का पालन करना है या राज नियमों को संचालित करना है, उनकी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी। इसके अलावा जब बालक अपनी एजुकेशन गेन करके अपने समावर्तन समारोह के कुशल का पूर्वक संपन्न होने के बाद में घर चला जाता था, जब भी कभी बालक को आवश्यकता होती थी ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो ऋषि आश्रम थे। ऋषि आश्रम की अगर बात करें तो बिल्कुल एकांत स्थान पर, कहीं धार्मिक स्थानों पर जो स्टेब्लिश रहते थे, और किसी की कोई शंका होती थी तो ऋषि आश्रम में जाकर के अपनी जो शंकाओं का समाधान कर लेते थे। एक होती थी परिषद। परिषद की बात करें तो उसमें 10 मेंबर होते थे परिषद में। और परिषद में जो मेंबर होते थे, जो हमारे 4 वेद हैं उन वेदों के ज्ञाता होते थे, जो 3 शास्त्र हैं उनके ज्ञाता होते थे, एक ब्रह्मचर्य आश्रम से संबंधित एक्सपर्ट रहता था, एक आपका गृहस्थ आश्रम से, और एक वानप्रस्थ आश्रम से। ये 10 मेंबर होते थे और अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते थे। जब भी कोई किसी को शंका होती थी, किसी स्टूडेंट को या परिवार में रहने वाले किसी व्यक्ति को, तो आसानी से काउंसिल में जाकर के अपने क्वेश्चंस के सेटिस्फाई आंसर प्राप्त करके अपने ज्ञान की जो भूख थी उसको मिटा लेता था। अब बात करते हैं वैदिक कालीन एजुकेशन सिस्टम की कमियां क्या रही हैं हमारे की। जो कमी की बात करते हैं तो सबसे पहली जो कमी थी वैदिक सिस्टम में, वो जन शिक्षा का अभाव। जो कास्टिज्म के अकॉर्डिंग एजुकेशन दी जाती थी, वर्ण के अकॉर्डिंग नॉर्मली, तो वो चीजें, उसमें बहुत बड़ा वर्ग ऐसा एजुकेशन के बिना रह गया जिसे एजुकेशन नहीं मिल पाई। तो एजुकेशन एक पार्ट जो है उस समय भी ऐसा रह गया जो एजुकेशन से बिल्कुल वंचित रह गया, जो कि ठीक नहीं था। दूसरी एजुकेशन की अगर बात करते हैं तो वुमेन एजुकेशन, नारी शिक्षा। नारी शिक्षा का कोई वैदिक पीरियड में प्रावधान ऐसा नहीं दिखाई देता है कि सभी लड़कियों के लिए शिक्षा सुलभ हो या सभी लड़कियों को आसानी से शिक्षा मिल जाए, क्योंकि विद्यालय ही नहीं थे। गुरुकुल में जो एंट्री होती थी वो नॉर्मली बॉयज की होती थी, लड़कों की होती थी। लेकिन फिर भी कुछ एग्जाम्पल वैदिक पीरियड में भी मिल जाते हैं पढ़ी लिखी लड़कियों के, पढ़ी लिखी स्त्रियों के। तो जो राजघरानों की लड़कियां होती थी, उनके लिए घर पर ही
एजुकेशन की व्यवस्था कर दी जाती थी कि वो लड़कियां घर पर रह करके ही एजुकेशन लेती थी, या गुरुकुल में जो गुरु कन्या रहती थी वो एजुकेशन ले पाती थी। बाकी लड़कियों के लिए कोई अलग से गुरुकुल उस समय वैदिक पीरियड में नहीं थे। अब बात करते हैं जो वैदिक पीरियड की एजुकेशन थी, हमारे आज के समय की एजुकेशन के ऊपर क्या इफेक्ट रहा है, क्या प्रभाव पड़ा हमारी आज की एजुकेशन के ऊपर। जो हमारी आज की एजुकेशन है, जो वैदिक पीरियड में कुछ कमियां थी एजुकेशन सिस्टम की, गुरुकुल की, जैसे फंड की बहुत बड़ी कमी थी। गुरुकुल के संचालन के लिए, कुशल संचालन के लिए, अच्छे संचालन के लिए, छात्रों के रहने के लिए व्यवस्था करना, खाने की व्यवस्था करना, पानी की व्यवस्था करना, अगर बच्चा बीमार हो जाए तो उसकी व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था करना, तो पूरी की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी गुरुकुल की थी। लेकिन इतना गुरुकुल का सोर्स ऑफ इनकम नहीं था कि इन जरूरतों को पूरा किया जा सके। तो गवर्नमेंट ने आज के समय की अगर बात करते हैं तो विद्यालयों को एक नियमित रूप से फंड देना स्टार्ट कर दिया है कि टीचर्स की सैलरी जो है वो गवर्नमेंट देगी, जो बिल्डिंग है या स्ट्रक्चर है विद्यालय का उसके लिए फंड गवर्नमेंट देगी। समय समय पर जो जिन जरूरतों की आवश्यकता है विद्यालय को, उनको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा प्रयास किया जाता रहा है। दूसरी चीज है, जो हमारी वुमेन एजुकेशन पीछे रह गई थी, या कहें नारी शिक्षा जो पिछड़ गई थी, तो लड़कियों के लिए को एजुकेशन की व्यवस्था की गई है। को एजुकेशन के साथ साथ हमारा अलग से भी लड़कियों के लिए विद्यालय स्टेब्लिश किए गए हैं, जो कि बहुत अच्छा प्रयास है सरकार का, सकारात्मक कदम है। उसके साथ साथ जो जन जन शिक्षा, मास एजुकेशन की कमी थी, उस कमी को पूरा करने के लिए सभी के लिए शिक्षा के समान अवसर दिए गए हैं। और जो लोग शिक्षा से उस समय वंचित रह गए वैदिक पीरियड में, मध्यकाल में, उन्हें आगे लाने के लिए रिजर्वेशन भी दिया जाता है, ताकि कोई भी सोसाइटी में, समाज में कोई भी वर्ग वंचित ना रहे। और 2009 में राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार पारित करके सरकार के द्वारा सकारात्मक प्रयास किया जा रहा है कि सभी लोग, सभी बच्चे जो है प्राथमिक एजुकेशन तो कम से कम अपनी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा शिक्षा पूरी करें। जो अन्य जरूरतें हैं बच्चों की, उनको पूरा करने के लिए स्कॉलरशिप दी जा रही है। प्रोग्राम जो शॉर्टेज है या कहीं स्टेगनेशन और वेस्टेज की प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट करने के लिए मिड डे मील कार्यक्रम चलाया गया है, जिसके द्वारा जो कुपोषण की समस्या का कहीं हद तक समाधान करने का प्रयास किया गया है सरकार के द्वारा। डिसिप्लिन की अगर बात करें प्रेजेंट टाइम में, तो वैदिक पीरियड के डिसिप्लिन से बिल्कुल अलग है। वैदिक पीरियड में गुरुकुल के डिसिप्लिन, हार्ड रूल एंड रेगुलेशन होते थे, जिन्हें वर्तमान समय में फॉलो करना बड़ा मुश्किल है। आज के समय में सेल्फ डिसिप्लिन की बात की जाती है, बच्चा स्वयं अनुशासित रहेगा। टीचर का कार्य एजुकेशन देने का है, और बच्चे जो है सेल्फ, अपने आप ही डिसिप्लिन में रहेंगे। टीचर के द्वारा किसी तरह का कोई पनिशमेंट की प्रावधान आज के समय में नहीं है। उसके द्वारा एक रीजन भी है, बहुत सारी बच्चे विद्यालय छोड़ जाते हैं, विद्यालय अपनी एजुकेशन बीच में छोड़ करके चले गए, पूरी नहीं की। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए टीचर का डर, अगर ज्यादा फिजिकली पनिशमेंट दे दिया तो बच्चे ने विद्यालय आना ही बंद कर दिया। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए भी फिजिकल पनिशमेंट के ऊपर थोड़ा बैन किया गया है कि टीचर के द्वारा फिजिकल पनिशमेंट नहीं दिया जाना चाहिए। एक डिसिप्लिन की बात करते हैं तो सेल्फ डिसिप्लिन और टीचर से प्रेरणा लेकर के, जिस तरह से डिसिप्लिन में टीचर रहता है विद्यालय में, उसी तरह से बालक को भी अपेक्षा की जाती है कि टीचर के बिहेवियर से, व्यवहार से बालक कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करे। वैदिक पीरियड में जो कमी रही है, जैसे जो हमारे साइकोलॉजिकल
टर्म है उनको यूज नहीं किया, ज्यादा से ज्यादा जो प्रयास रहा है रटने के ऊपर ज्यादा रहा है बालक का। लेकिन प्रेजेंट टाइम में बात करते हैं तो रटने की अपेक्षा समझने पर बल है बालक का, और एज के अकॉर्डिंग डिफिकल्टी लेवल बालक का बढ़ाया जाता है। जैसे जैसे बालक की एज बढ़ती है वैसे वैसे ही सब्जेक्ट का डिफिकल्टी लेवल बढ़ता चला जाता है। ऐसा नहीं है एकदम से ही धीरे, एकदम स्टार्टिंग से ही जो डिफिकल्टी लेवल है ज्यादा हो जाए। उस चीज को ध्यान में रखते हुए इन कमियों को, इंटरेस्ट की अगर बात करें, रुचि की, तो प्रेजेंट टाइम में जो बालक के इंटरेस्ट के ऊपर एजुकेशन दी जाती है, जिस फील्ड में जो बालक जाना चाहे उस फील्ड की एजुकेशन दी जाती है। जैसे कोई बालक मैनेजमेंट में जाना चाहे, इंजीनियरिंग में जाना चाहे, तो मिडिवल एजुकेशन के बाद में अगर हायर एजुकेशन गेन करनी है बालक को, तो उसके लिए अलग अलग क्षेत्र की एजुकेशन के लिए अलग अलग विद्यालय या महाविद्यालय खोल दिए गए हैं। मेडिकल के लिए अलग है, मैनेजमेंट के लिए अलग है, आपका इंजीनियरिंग के लिए अलग है, बीएड कॉलेज अलग है। किसी को एजुकेशन के फील्ड में जाना है तो बीएड, एमएड और उसके बाद में और एमफिल में, ये सारी चीजें अलग अलग से कॉलेज अलग अलग एजुकेशन के लिए इस्टेब्लिश कर दिए गए हैं, जो कि वैदिक पीरियड में ऐसा नहीं दिखाई देता है। प्रेजेंट टाइम में जो हमारी व्यावसायिक शिक्षा है, वैदिक पीरियड की कमी को देखते हुए अलग, जो बालक जिस फील्ड में जाना चाहे, जिस तरह की एजुकेशन लेना चाहे, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट के द्वारा पूरी की पूरी फैसिलिटी दी गई है। और जहां गवर्नमेंट सेक्टर कुछ कमियों को पूरा करने में पीछे रह गए हैं, तो प्राइवेट सेक्टर ने उस कमी को पूरा किया है। प्राइवेट सेक्टर के द्वारा भी या निजी प्रयासों के द्वारा भी एजुकेशन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है लोगों के द्वारा, जो कि बहुत बड़ा कार्य है। इसमें किसी तरह का कोई, आप लोगों को कोई शंका है या कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर एक प्रश्न है। जी सर। जो वैदिक काल था आप बता रहे थे, क्योंकि भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिया गया, भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, कि जी जी क्या जी। था, किसके वजह से मतलब भारत को यह दर्जा मिला? उस वैदिक काल में क्या ऐसी विशेषताएं थी जिसके कारण लोग इतना नाम था? जी जी। देखिए, जो विश्व गुरु का दर्जा दिया जाता है वो ऐसे ही नहीं दिया जाता है। वैदिक पीरियड में, आपका बुद्धिस्ट पीरियड में, आपका श्रीलंका से, जापान से, चाइना से काफी स्टूडेंट एजुकेशन के लिए आते थे। और यहाँ की जो भाषा है, जो समृद्ध भाषा थी, संस्कृत भाषा इतनी समृद्धशाली है, ये नहीं लगता है कि ये कोई आज की संस्कृति है। दूसरी चीज, जो हमारे वेद हैं, वेदांग है, उपनिषद हैं, उनकी भाषा भी इतनी समृद्धशाली है कि एक एक श्लोक को अगर हम एक्सप्लेन करने लगे तो काफी लंबा समय निकल जाता है। तो हमारे यहाँ की जो एजुकेशन है वो दूर दूर तक फैली हुई थी, उसका प्रभाव दूर दूर तक था, चाहे किसी तरह की भी एजुकेशन रही हो। कह सकते हैं कि विदेशों से भी लोग हमारे देश में शिक्षा लेने के लिए आते थे, इसीलिए भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिया जाता था। जी क्योंकि उस समय बता रहे हैं कि जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, श्रीलंका जैसे देशों से लोग यहाँ पर शिक्षा लेने के लिए आते थे। जी सर। इसमें सर क्या सभी लोग शिक्षा प्राप्त कर सकते थे, या कुछ कैटेगराइज किया गया था कि शिक्षा से किसी वर्ग को वंचित भी किया गया था? जी सर, इसमें अगर बात करते हैं तो एक, जो हमारी उस समय की सोसाइटी की थी वो चार पार्ट में डिवाइड थी: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इसमें तीन वर्ग के लिए एजुकेशन का प्रावधान था, लेकिन शूद्र के लिए कहीं कोई एजुकेशन का कोई प्रावधान नहीं था। कुछ एग्जाम्पल हमें मिलते हैं। हम सभी लोगों ने महाभारत देखा है, उसमें कर्ण का एग्जाम्पल भी मिलता है, जो कि दिखाया जाता है कि एक शूद्र जाति में या शूद्र परिवार में जो है पले बड़े हैं, पैदा नहीं हुए, पले बड़े हैं, और गुरु
परशुराम के द्वारा, भगवान परशुराम के द्वारा उन्हें भी एजुकेशन दी गई है। लेकिन उसमें भी एक चीज आती है कि उनकी प्रतिभा को पहचान लिया था गुरु या भगवान परशुराम जी ने कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये शूद्र जाति का पैदा हुआ बालक नहीं है, इसकी प्रतिभा इतनी ज्यादा है, सहन शक्ति इतनी ज्यादा है कि जो कि अन्य कैटेगरी से इन्हें अलग बनाती है। तो उन्हें भी श्रापित होना पड़ा था कि उन्होंने झूठ बोल करके कि हमें शूद्र जाति में हम पैदा हुए, शूद्र हैं, और एजुकेशन ले ली। तो उस समय भी उन्होंने, भगवान परशुराम ने उन्हें श्राप दिया था कि आपने झूठ बोल करके एजुकेशन ली है, जब आप अपने जीवन का महत्वपूर्ण युद्ध लड़ रहे होंगे आपकी वो एजुकेशन काम नहीं आएगी। तो आपने देखा कर्ण ने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, लेकिन जब जो महाभारत का मेन युद्ध हो रहा था उस समय वो एजुकेशन उनके काम नहीं आई थी। एक एग्जाम्पल मिलता है हमें एकलव्य का। शूद्र जाति के होने के कारण अंगूठा देना पड़ा। अब कुछ उसमें भी अलग अलग चीजें प्रचलित हैं। कोई कहता है अंगूठा मांगा था, कोई कहता है कि नहीं, गुरु द्रोण ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित कर दिया, और उधर उन्होंने देखा कि उससे भी बड़ा धनुर्धर है, तो उन्होंने जाकर के गुरु दक्षिणा में कहा कि आप युद्ध करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर्ण उसके अर्जुन के सामने आप युद्ध नहीं करेंगे। तो एकलव्य ने कहा कि नहीं, अब मैंने तो इसी के लिए तैयारी की है, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने के लिए, और आपने घोषित कर दिया तो फिर कैसे? अर्जुन के साथ हम युद्ध ना करें तो आपने तो एक तरह से मानिए कि हमारा अंगूठा ही मांग लिया। तो अलग अलग भ्रांतियां हैं उसमें भी। ओके, थैंक यू सो मच सर। अब आपने ये बहुत ही सूचना परक और ज्ञानवर्धक सेशन रहा है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे छात्र छात्राएं जो भी इस सेशन से लाभान्वित जरूर ही होंगे। आपने वैदिक एजुकेशन की बात अगर करें तो आपने परा और अपरा विद्या को बहुत ही डिटेल में, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। परा विद्या की नॉलेज सिर्फ अर्न करने के लिए नहीं होता, बल्कि लाइफ स्किल को भी डेवलप करने के लिए वैदिक टाइम पे एजुकेट किया जाता था। आपने मीडियम ऑफ लैंग्वेज की बात की, संस्कृत भाषा की बात की। ऑब्वियसली हमारा संस्कृत भाषा सबसे समृद्ध, पुरानी और सबसे समृद्ध भाषा है। आपने गुरुकुल के समय में स्टूडेंट या लर्नर की लाइफस्टाइल के बारे में बात की, अनुशासन के बारे में बात की, जो आज के समय में बहुत ही प्रासंगिक है। आपने संस्कारों की बात की कि किस तरह से पहला विद्या आरंभ करने के समय में हम किस तरह से संस्कार, इसको भी, विद्या आरंभ को भी एक संस्कार की तरह लेते थे। जिंदगी, लाइफ का एक महत्वपूर्ण, एक इम्पोर्टेंट स्टेप जिसको कहते हैं, उसको इस तरह से लेते थे, उसको सेलिब्रेट करते थे। आपने गुरु शिष्य के जो पर्सनल रिलेशनशिप की बात की, जो वो भी एक आज के समय में बहुत ही प्रासंगिक और सोचने योग्य विषय है। तो और इसके सबसे अच्छी बात यह है कि आपने वैदिक एजुकेशन के टाइम, वैदिक एरा के टाइम पे जो एजुकेशन का करंट एजुकेशन सिस्टम में कंपैरेटिव स्टडी काइंड ऑफ आपने बहुत ही अच्छी तरह से प्रस्तुत किया। तो थैंक यू सो मच सर फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन। अब मैं डॉक्टर CS यादव, डीन एकेडमिक्स को बुलाना चाहूंगी फॉर फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स। सो ओवर टू यू सर। थैंक यू मैम इनवाइटिंग मी टू गिव वोट ऑफ थैंक्स ऑन दिस गेस्ट लेक्चर। सबसे पहले मैं ब्रह्म प्रकाश सर को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने बहुत कम समय में और हमारे इनविटेशन को स्वीकार किया, और सर ने यस कर दिया, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल है सर का। हमको भी मालूम है कि कॉलेज में अपने पास भी 10 काम होते हैं, लेक्चर हैं सर के पास, कई बार बात नहीं हो पाती है। और सर ने बहुत अच्छे तरीके से, जिसको कहा जाए गागर में सागर भरना, कम टाइम में प्राचीन काल जो एजुकेशन सिस्टम था वैदिक काल का, चाहे हम ऑब्जेक्टिव की बात करें, करिकुलम की बात करें, टीचर स्टूडेंट रिलेशन की बात करें, फाइनेंस की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, कोई ऐसा पक्ष सर ने नहीं छोड़ा कि जो इसमें इस 40 से 45 मिनट के लेक्चर में न बताया हो। लगता है कि सर ने एक समराइज करके, अगर जो स्टूडेंट हमारे सुनेंगे, जो भी लिसनर होंगे, जो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट है वैदिक एजुकेशन सिस्टम, कुछ ऐसा पार्ट सर ने नहीं छोड़ा। बहुत अच्छे तरीके से इसको, प्रभावित तरीके से सर ने बताया, जो बहुत इम्पॉर्टेंट और यूजफुल होगा हमारे स्टूडेंट के लिए और लिसनर के लिए। थैंक यू सर। आपने एक बार फिर से आपको
मैं आदरणीय डायरेक्टर यादव आईएमटी को, कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आदरणीय पूनम मैम को गुप्ता धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने और हम लोगों को ये काम, इसके लिए आप विश्वास किया और हम लोगों को ये दिया। कोऑर्डिनेटर मेरी गुप्ता तरफ मैम को से भी पूरे धन्यवाद देना IIM चाहूंगा। परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आप लोगों ने बुला करके बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं भी कि आपने मुझे इस लायक समझा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे जी सर, IIM परिवार का आप धन्यवाद, बहुत बहुत बताएंगे धन्यवाद। कि थैंक यू। बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि हम 2 दिन पहले आपसे बात हुई और आपने तुरंत इनविटेशन को एक्सेप्ट किया। बहुत बड़ी चीज होती है कि कई बार होता है कि नहीं टाइम है, नहीं है, और आप, हमको मालूम है कि आप कितने बिजी पर्सन हैं, हम आपको समझ रहे हैं, उसके बाद भी किया, तो उसके लिए आपको कोटिशा धन्यवाद एक बार फिर से सर। ठीक है, और उससे उससे अच्छा रहा है कि आपने इतने प्रभावशाली तरीके से जो टॉपिक था आपने उसको प्रेजेंट किया, जो कि लगता है कि कुछ ऐसा छोड़ा ही नहीं आपने कि अगर कोई देखे जो प्राचीन एजुकेशन सिस्टम है, क्योंकि हम मॉडर्न युग में जी रहे हैं, आधुनिक भारत में जी रहे हैं, हम ये सब आज का सिस्टम तो समझ रहे हैं कि राधा कृष्ण आयोग है, मुदालियर आयोग है, कोठारी आयोग है, एजुकेशन पॉलिसी है। ठीक है, लेकिन जो हमारी प्राचीन काल की सभ्यता है, संस्कृति है, कल्चर है, लगता है धीरे धीरे हम उससे दूर होते जा रहे हैं। एक तरीके से फिर से आपने उसको इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया सर, आपको फिर से धन्यवाद। ठीक है, मैं Thank you. Thank you so much, sir. With this note, I am Mukta Tiwari, sign off. Okay, thank you so much.